अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद। न्यूज़ रूम के आगाज़ पर बात होगी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सियासी जमातें हों, इलेक्शन कमीशन या वफाकी हुकूमत, सभी इस दौड़ में शामिल हैं। कल तक जो फंड्स का मसला बना हुआ था, आज वो भी हल हो गया है। तो सियासी जमातों के जोड़ तोड़, मुशावरत और तैयारियों के हवाले से हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। कराची की सियासत का रुख करेंगे, नई हल्काबंदियों के बाद क्या तब्दीली वहाँ आई है और कराची की हवाएं किस समत में चल रही हैं, किस जमात को किस पर सबकत है और किसका पलड़ा भारी है, इस सब पर डिस्कस करेंगे। सहूनी फोर्सेस की बमबारी की बात करेंगे, जिसका सिलसिला जारी है। गजा खंडरात में बदल चुका है। मर्दों, ख़वातीन और मासूम बच्चे बेसरो सामान, बेआसरा, जख्मों से चूर। आलमी बरादरी और ख़ास सूरत हाल है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस पर हम बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के रहनुमा ने पार्टी इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को 20 दिन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का उन्होंने हुक्म दिया था। PTI ने 2 दिसंबर को अली गौहर खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का ऐलान किया था। अब बानी रहनुमा ने पार्टी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसको चैलेंज भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इस वक्त खतरे में है। इलेक्शन कमीशन नए पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। PTI के पार्टी आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसमें निगरान चेयरमैन हो। उनकी गुफ्तगू सुनिए। मकसद जो है वो ये है कि बल्ला बचाने निकले हैं। आज बल्ला जो है वो खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था। आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो खतरे में पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI एक ऐसी पार्टी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। PTI मुल्क को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती। बानी चेयरमैन PTI की करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। आजकल खेड़ खेड़ यही चल रही है, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं ना। इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पार्टी इनकी तितर बितर है, पार्टी के पल्ले कोई नहीं, उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं। तो फिर ये यही इस किस्म की शर्मगेजियां ही करेंगे ना। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मतन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात कराए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत देने की भी इस्तदा कर दी गई है। तो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कहा गया है कि ये डमी इलेक्शन कराए गए हैं और ये दोबारा होने चाहिए। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा भी की गई है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर लेते हैं। शबिया नकवी, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं, नए चेयरमैन PTI भी मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अब इसको चैलेंज कर दिया गया है और बानी रहनुमा ने चैलेंज किया है और एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इन इंतखाबात का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर, उन्होंने ना सिर्फ की बल्कि उनके साथ 5 और लोगों ने भी, टोटल आज जो है वो 6 दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि जो साबिक चेयरमैन PTI है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं देते, ना कारकुनान को आगे आने देते हैं। इसके साथ उनका कि उनको खुद चाहिए कि वो पार्टी के जो इंतखाबात हैं उनको कल
कालेदम करार दें, क्योंकि मैं आइन लिखने वालों में शामिल हूँ और पार्टी के आइन में कहीं भी निगरान जो चेयरमैन है उसकी गुंजाइश नहीं निकलती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है ये एक फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन ने एक मौका दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा की है कि वो इन जो इंतखाबात को है कालेदम करार दे और जो है वो नए सिरे से दोबारा इंतखाबात करवाए जाए, और अगर इंतखाबात शफाफ हों तो फिर बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाए। जी अच्छा शबिया, ये बताइएगा तो अब क्या नज़र आ रहा है, क्या इंतखाबात दोबारा होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं वक्त भी कम है, इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो ऐसे में अब ये जो कियोस पैदा हो गया है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने देखा था पिछली समाअत में कि जब आए थे पीटीआई के वकील और उन्होंने कहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको 20 दिन का वक्त दिया था कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और सारे जो कवायद और जवाबित हैं उसको पूरा करें, और उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो भी रिजल्ट्स हैं वो आप इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 13 दिन में ही इलेक्शन करवाए और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे जो है अपने कागजात जमा करवाए। ताहम आज भी जो है अकबर एस बाबर उनका यही कहना था कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी इन इलेक्शन में खुली खिलाफ वर्जी हुई है। 2 दर्जन के करीब लोग थे जिन्होंने कबूल है कहा और पार्टी इलेक्शन हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। बाकायदा अब उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया और कहा है कि ये इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी मुंतखब हो गया था, लेकिन अकबर एस बाबर ने अब इसको चैलेंज कर दिया। सिर्फ वो नहीं बल्कि आज के रोज़ 6 और दरख्वास्तें इन इंतखाबात के खिलाफ दायर कर दी गई हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने अहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दिया है, केस को ख़त्म होना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ चुका है। तो बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक ये केस है। दूसरी जानिब मुबैना तौर पर गैर शरई निकाह केस की भी हम बात करते हैं, जिसमें एक नई पेशरफ सामने ये आई है कि खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम ने बयान कलम बंद करा दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे और कमरे से बाहर जाने का कहा जाता था। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई कमरे में आने पर गालियां देते थे। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं और समाअत अब 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुबैना गैर शरई निकाह केस है जिसमें अब ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। जनाब, अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, कल तक हम देख रहे थे कि फ़ंड्स की अदम फराहमी का ये मामला सर उठा रहा था, लेकिन अब ये मसला हल हो गया है। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को 27.4 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। वजारत ख़जाना की जानिब से ये भी कहा गया है आम इंतखाबात के लिए जितनी रकम बजट में मंजूर हुई फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। तो वो मसला जो कल तक हमें नज़र आ रहा था आज वो हल हो गया है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें माहौल दिया जाए। JUI के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद हो गया है और इसे बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी गुफ्तगू सुनिए। तो इस समय क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन को माहौल तो दिया जाए ना, हमें पुरअमन माहौल। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है और भरपूर एक ताउन के जज्बे से चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास
पार्टी कायद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी सदारत की है। नवाज शरीफ ने तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यूज़ किए हैं। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी लिए गए। इजलास में मरीम नवाज और सूबाई सदर अमीर मकाम समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए हैं। उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है और नवाज शरीफ ने तमाम उम्मीदवारों के अलग अलग इंटरव्यूज़ भी किए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ये कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जो मुल्क की मईशत को संभाल सके। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम इलेक्शन है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। हमने 2018 में जो तब्दीली देखी या जो तब्दीली लाई गई उसने पाकिस्तान के पिछले 25 साल के सफ़र पे पानी फेर दिया है। आज हमारे लिए ये बहुत अहम फैसला है कि 2047 में जब पाकिस्तान अपने 100 साल पूरे करेगा तो वो कहाँ खड़ा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का उम्मीदवारों में तलखी के वाक़यात का सख्त नोटिस। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से उन्होंने रोक दिया है। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के दौरान रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय किए गए। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करेंगे। किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों में इंटरव्यू के दरमियान बदमज़गी के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद अब नवाज शरीफ ने इसका सख्त नोटिस लिया है। कुछ अहम हिदायत हैं जो कि उनकी जानिब से जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करेगा। जब भी बात होगी तो सिर्फ अपने बारे में बात होगी और वो अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुत्तहिदा के बाद JUI से भी सीट एडजस्टमेंट, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोनों जमातों ने सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुत्तहिदा से इंतखाबी मुआहदे पर एतमाद में लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक राय तय पा गया है। कौमी और सूबाई नशस्तों पर उम्मीदवारों को इत्तफाक राय से उतारने का फैसला किया गया है, जबकि इस मुलाकात में दोनों जमातों का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई है। तो जो अंदरूनी कहानी है इस मुलाकात की वो सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद हुई। दोनों रहनुमाओं में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत हुई। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की गई है। आम इंतखाबात से पहले मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस सब पे बात करने के लिए मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हम देख रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात हो रही है। जो मुलाकात हुई थी मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान, अब उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो पहले कयास आई थी, अब वो कन्फर्म हो गया कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने पहले भी इसी प्रोग्राम में बताया था कि मौलाना के पास और मुस्लिम लीग नून के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मौलाना इससे पहले जो है दीनी जमातों के साथ मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास बलूचिस्तान, KP और सिंध के अंदर उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से उनका पंजाब में वोट बैंक है। तो दोनों जमातें जो हैं वो चूँकि प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमातें हैं और उनके इलेक्शन के बाद भी उनकी सीट एडजस्टमेंट और एक दूसरे के जो ख्यालात हैं वो एक काफ़ी करीब है। माजी में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान जो हैं वो मिलकर चलते रहे हैं। तो इसलिए जो यही उनकी सीट एडजस्टमेंट है। बलूचिस्तान में जो JUI है उसका जो तमाम हलकों में उनका अच्छा वोट बैंक है और जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, चूँकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स को लेके आए हैं। तो एक मखलूत हुकूमत होगी, एक तो जो बाप पार्टी से जो लोग आए हैं, दूसरा JUI होगी और तीसरी मुस्लिम लीग नून होगी और चौथी जो है वो नेशनलिस्ट जो जमातें हैं, जैसे हासिल बजिंजो की जमात है या पख्तूनख्वा मैप है जो
अचकजई की जमात है। तो ये सारा मिक्सचर होगा मुख्तलिफ जमातों का जो हमें बलूचिस्तान में हुकूमत बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिंध के अंदर जो है चूँकि कराची में JUI का उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से MQM का है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने कराची की जो 22 सीटें हैं जिसका गिला आज शिकवा जो है वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि 2 सिंध की सीटें कम करके तो कराची की सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से कराची में MQM का स्टेक बढ़ गया है। अब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इत्तेहाद बनाती हैं, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट जमात इस्लामी का वोट बैंक होगा जो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। देखते हैं कि वो किस तरफ उसका झुकाव नज़र आता है। इसी तरह KP में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून और JUI की सीट एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पे भी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखते हैं कि वो JUI के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करती है कि नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शंस का पहला मरला है जिसमें ये तमाम सियासी जमातों के दरमियान जो है इत्तेहाद जारी है। इसके बाद जो है जब सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हलकों में उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद इसी दौरान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। तो फिर जल्द से जुलूस जो सियासी गहमी है, जो कॉर्नर मीटिंग है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, वो फिर हमें दूसरे मरले में देखने को हम मिलेंगी। देख रहे हैं कि ये गहमा गहमी तो किसी हद तक शुरू होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो जलसे तो वो कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। गो कि अब ये अलग बात है कि दोनों का, जरदारी साहब का और बिलावल का बयानिया अलग अलग है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि नून लीग धड़ाधड़ अलाइंस कर रही है, पीपल्स पार्टी अभी इस तरह हमें बाकायदा तौर पे सामने नहीं आई है, ऑन ग्राउंड नहीं नज़र आई है, लेकिन बिलावल बार बार बात कर रहे हैं कि हम कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो क्या प्लानिंग चल रही है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो अगर हम थोड़ा सा माजी पे नज़र डालें तो पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। उसके बाद फिर जब जरदारी साहब के पास कमांड आई पार्टी की, तो उसके बाद इसके रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली आई और फिर हमने देखा कि बहुत सारे मामलात में पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इक़दाम किए। जैसे जब जो 2013 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें सनाउल्लाह ज़हरी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हिस्सा है, उनकी हुकूमत को डिरेल करने में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब में PTI के साथ मिलकर अहम रोल प्ले किया था। तो इस वक्त एक पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो तो चूंकि इलेक्शन से उस तरह से हिस्सा नहीं ले पा रहा और वो गेम से आउट है, तो इस वक्त इस टाइम प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो मामलात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, उसका झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट का भी झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी को अब तक उतना ही शेयर मिल रहा है जितना कि अब तक का फैसला हुआ है कि कितना उसको पीपल्स पार्टी को इख्तिदार के लिए शेयर मिल सकता है। जहाँ इसीलिए बार बार आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस के बाद जो नशिस्तें मिलेंगी उसमें किसी जमात को अक्सरियत मिलेगी, तो एक कौमी हुकूमत की जो है वो बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि उनको भी जो है उस जो नया सेटअप है उसमें उस हिस्सेदार बनाया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है। और जो आसिफ जरदारी हैं बेसिकली तो हम देखते हैं कि बिलावल बेशक अपना एक बयानिया बना के रखें जो उन्होंने जलसो जुलूस की हद तक तो है, लेकिन जो मामलात हैं, जो बैक एंड पे जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो आसिफ जरदारी हैं। और हम अभी देखेंगे थोड़े इलेक्शंस के करीब जाकर कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो मुलाकात अब होगी या इसके जब इलेक्शंस के बाद होगी, उसमें ये दोनों जमातें जो हैं हमें मिलकर हुकूमत साजी करती हुई दिखाई देंगी। जी अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आदिल, जरदारी साहब ने बार बार ये कहा भी है कि जो भी हो जाए मैंने टिकट्स देनी है, बिलावल को भी मैंने टिकट देनी है। ये तो हो गई वो जमातें जो कि हम अरसे से देखते आ रहे हैं कि इनके दरमियान एक जंग रहती है, कुर्सी की जंग होती है। लेकिन अब ये जो नई जमातें सामने आई हैं, अगर हम बात करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, परवेज़ खट्टर की पार्टी की, ये कहाँ पे स्टैंड करती हुई नज़र आ रही हैं? क्या ये अपनी जगह बना पाएंगी और आवाम को राम करने में कामयाब होंगी? ये देखिए, ये दोनों जो KP में परवेज़ खट्टर साहब हैं या जहांगीर तरीन साहब पंजाब में जो हैं, जो मेरी इतलात हैं उसमें इनके पास जो आए हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग शामिल हुए हैं इसमें इन पार्टियों के अंदर, ये सिर्फ उन
लोगों की हद तक सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी या उनके हद तक कामयाबी मुझे इन हलकों की इन दोनों जमातों की नज़र आती है कि जिनके उम्मीदवार जिनका अभी तक जिन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना झुकाव कर लिया है या जो दिल से जहांगीर तरीन के साथ है, सिर्फ उनकी कामयाबी के इम्कानात मुझे ज़्यादा लगते हैं। बाकी जिनके दिल में अभी भी जो है तहरीक इंसाफ की मोहब्बत है या वो इमरान खान के जो है उसमें अभी भी मुब्तला हैं, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई उनके लिए कोई यहाँ पर कोई जगह बन पाएगी। तो मुमकिना तौर पर ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक बड़े पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर होंगे और इलेक्शंस में जो है ये पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितना कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उनकी उसकी बुनियाद पर ये कितनी नशिस्तें जो है वो यहाँ से ले सकेंगे, तो उसके बाद ही इनकी जो है वो आइंदा का जो सेटअप है उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी। लेकिन एक बड़े पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर ये दोनों ग्रुप जो है वो आने वाले सियासी सेटअप में मौजूद होंगे। और वो आपको पता है जब इस तरह के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं तो वो किसके इशारे के ऊपर जो है अपनी हमायत देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो ये आने वाले इंतखाबात का मौसम है, आने वाले दिनों इनकी में मजीद चीज़ें भी क्लियर होती नजर आएंगी। अच्छा, कल तक एक जो बड़ा इशू बना हुआ था फंडिंग के हवाले से, आज वो भी क्लियर हो गया है और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए जो फंड्स दरकार थे वो भी मुहैया कर दिए गए हैं। यानी तमाम रास्ते क्लियर हैं और चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, विफाकी हुकूमत हो या हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें हों, सभी इस दौड़ में नजर आ रही हैं कि इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होने चाहिए। बिल्कुल 8 फरवरी को इंतखाबात, अभी तक तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जो फंड्स की कमी का सामना था, 17 करोड़ 40 लाख रुपया जो 17 अरब 40 करोड़ रुपया जो है वो जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अब जो इलेक्शन कमीशन की जो मसाइल थे उसमें तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन असल चीज़ें जैसे 17 के करीब दरखास्तें इलेक्शन के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन में पड़ी हुई हैं। और आज तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान जो नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, आज उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने भी जो है वो केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जी हम जो है केपी और बलूचिस्तान के अंदर जलसे जुलूस नहीं कर सकते। तो इन दोनों सूबों में उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की बात की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की राह में अगर कोई चीज़ रुकावट खुदा न खास्ता हो सकती है तो वो दहशतगर्दी के खदशात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल वजारत दिफा को भी कहा है, वजारत दाखिला को भी कहा है और जो इलेक्शन की जो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने फौज की खिदमात मांगी हैं। तो अब देखते हैं जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। लेकिन खुदा न खास्ता दहशतगर्दी जो है उस पर कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी इस दौरान कोई भी सानिया जो है वो इलेक्शन के लिए को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो सकें। और क्योंकि इंतखाबात मुल्क की मसाइल का हल करार दिए जा रहे हैं सभी जमातों की जानिब से भी, और अगर हम मईशत की भी बात करें तो मईशत को संभालने के लिए इंतखाबात नहायत ही नागुज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे। जो सियासी सूरत हाल थी उस पर हम बात कर रहे थे, इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे। अब हम कराची की सियासत का रुख करते हैं और हम अगर 2024 की हल्का बंदियों की बात करें तो उसके मुताबिक लियारी NA 239 कराची साउथ में है और ये सूबाई असम्बली के 2 हल्कों PS 106 और 107 में आता है। 2018 में भी लियारी का 1 कौमी और 2 सूबाई हल्के थे। अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक भी ऐसा ही है। तो कराची 2024 की नई हल्का बंदियों के मुताबिक भी 2018 वाली ही सूरत हाल है, जबकि लियारी कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में आता है और 2018 में ये कौमी असम्बली का हल्का NA 246 था और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद 53,029 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहमद बख्श 42,377 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 39,347 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यह हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आबाई हल्का तस्वुर होता है और पहली मरतबा 2018 में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से शिकस्त खाई थी। 2018 में लियारी डिस्ट्रिक्ट साउथ के 2 सूबाई हल्कों PS 107 और 108 में आता था और PS 107 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद यूनुस सोमरो
26,498 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असगर खान 16,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद जावेद 15,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद रहे थे। PS 108 से मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान के सैयद अब्दुल रशीद 16,821 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल नासिर बलोच 15,579 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल मजीद 12,252 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। लियारी कौमी असम्बली के इंतखाबात 2018 के हवाले से हम आपको बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं नबील गबोल, उन्होंने बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि 15 जनवरी के बाद हवाओं का रुख तब्दील होगा। नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। प्रोग्राम द न्यूज़ रूम के मेज़बान उबैदुल्ला सिद्दीकी से उन्होंने गुफ्तगू की है और ये इंकशाफ किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है, देखिए। कराची की सियासत, फिर सिंध की सियासत और फिर कौमी सियासत की अगर बात हो और उसमें नबील गबोल साहब का जिक्र ना हो तो यकीनन ये भी दुरुस्त नहीं होगा। नबील गबोल साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मामलात हैं क्या, हालात किस तरफ जा रहे हैं और हवाएं क्यों इतनी तेज़ चल रही हैं। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर मामलात हमारे यहाँ हवाओं से ही समझ लिए जाते हैं। ये हवाएं आपको क्यों मुतासर कर रही हैं? आपको इन हवाओं ने फील्ड क्यों नहीं दी? हवाओं का जो रुख होता है ना, ये हर 15 दिन बाद तब्दील होता है। हमें उसका कोई परवाह नहीं है। कभी नॉर्थ की तरफ हवा चलती है तो फिर साउथ की तरफ चलती है, तो हमें कोई परवाह नहीं है। आज मैं आपके चैनल में ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हवाओं का रुख नवाज शरीफ की तरफ है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो आप ये लिख के लें, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा। शहबाज शरीफ बनेंगे। अब आप छोड़ दे रहे इस बात को। PML नून का देखें, PML नून का जो कैंडिडेट है ना, वो नवाज शरीफ को सिर्फ एक दिखा रहे हैं एज अ कैंडिडेट। लास्ट मोमेंट में PML नून का कैंडिडेट ही शहबाज शरीफ होगा, क्योंकि आज जो भी सहूलत मिली है मुस्लिम लीग नून को या नवाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ की वजह से मिली है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से मिली है। लेकिन शहबाज शरीफ को इतना एम्पावर करने में और शहबाज शरीफ की प्रोफाइल को वज़ीर आज़म बनाने में आप लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब आप रिग्रेट करते हैं? हम तो रिग्रेट इसलिए करते हैं कि हमें शहबाज शरीफ से वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी जो उन्होंने बाद में 16 महीने में करके दिखाई। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अब मैं तो ये नहीं कहूँगा पार्टी लीडरशिप का फैसला था, ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि सही था या गलत था, लेकिन मेरे नज़र में मैं समझता हूँ कि हमें मतलब बड़ा एक ऑकवर्ड फीलिंग लगती थी, अजीब लगती थी कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टरशिप में कहते थे कि आने वाले दिनों में भी मुकाबला है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का और शहबाज शरीफ का। एक वीडियो चली गई जिसमें आप मुसाफे की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आपको दूर कर दिया, उसके बाद आप फिर करीब नजर नहीं आए। उसके बाद वाली वीडियो आप लोगों ने क्यों नहीं चलाई जिसमें मुझे ढूंढ रहे हैं चेयरमैन बिलावल, नबील कहाँ है, उसको बुलाओ? वो देखा आपने वीडियो? अब यही तो लेकिन एक वीडियो हमें तो एक वीडियो याद है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को ये वाला जो है ना एक्शन ज़्यादा पसंद था, ये वाला नहीं पसंद था जब बुला रहे थे। वो किसी ने नहीं चलाया, बल्कि मुझे इतनी अफसोस की बात है कि यूट्यूब में भी नहीं है वो। जब अभी पिछले दिनों बल्कि वो वायरल बहुत हुआ जब चेयरमैन बिलावल यहाँ गिजरी पार्क में आए, ग्राउंड में आए, तो उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया और अपने साथ खड़ा किया और अगले दिन फिर बिलावल हाउस में मुझे बुलाकर जो है मुझसे मुलाकात की। तो मैं मतलब हैरान हूँ। यानी अब आपके ताल्लुकात दुरुस्त हैं? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इन ताल्लुकात में जो खलीज आई थी वो आपने एक्सप्लेन कर दिया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चेयरमैन। लेकिन जब हम आपकी तरफ देखते हैं नबील गबोल साहब, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा है, फिर मुझे वो समझ नहीं आता कि आप दूसरी तरफ क्यों चले गए थे? दूसरी तरफ मजबूरी में क्या था, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं इस वक्त ज्यादती करूंगा आपके साथ और अगर आप हंसते रहोगे इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। आप कमरा छोड़ के चले मैं कमरा छोड़ के चला गया था जब मेरे साथ ज्यादती। तो ज्यादती हो रही थी, उसका अजाला हो गया? हाँ, उसका अजाला बिल्कुल हुआ। उसका अजाला के वजह से मैं वापस दोबारा पीपल्स पार्टी में आया। 16 महीने के लिए मैं गया। मेरा एक मिशन था जिसकी वजह से मैं गया था। एक लियारी गैंग वॉर जिसने पूरी लियारी में कब्जा किया था, उनसे लड़ना था मुझे, और बग़ैर एक हथियार के मैं लड़ नहीं सकता था। और वो हथियार क्या था कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, पार्लियामेंट का मेंबर बनूं। तो पार्लियामेंट का मेंबर बनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं दूसरी तरफ चला गया, MNA बना और वहाँ पर जो अपना एक मिशन था वो पूरा कंप्लीट करके 16 महीने वापस। लेकिन ये तासुर क्यों है गबूल साहब, आपने इसी कराची में सियासत की,
लियारी में ज़ाहिर आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना है आपका लियारी। कराची के शहरियों से बात करें तो वो ये क्यों कहते हैं काम तासुर के पीपल्स पार्टी हम पर मुसल्लत है। आप कराची का जो एक वोटर है, एक नौजवान है, उसे कभी ये ओनरशिप क्यों ना दे सके कि पीपल्स पार्टी उसकी है? वो ये क्यों कहता है ये हम पे मुसल्लत है और ये हमारे काम भी नहीं करती? हमारे लोग जो है ना, अगर आप ये कैमरा लेकर किधर ही कहाँ भी चले जाएं, आप अगर उनको पीपल्स पार्टी के बारे में पूछें, मेरे बारे में पूछें, किसी और के बारे में पूछें, वो कभी नहीं कहेगा नहीं बड़ा अच्छा आदमी है। ये उनकी फितरत है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। उनके मैं 10 काम किसी का करता था, आप यकीन करें, नौकरियां मैंने दी, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक शख्स को मैंने नौकरी दी, उसका घर बनाया, 11वां काम अगर मैंने नहीं किया ना वो मुझे गाली देगा। 10 भूल गया, सब वो 10 अच्छे काम भूल गया। ये एक उनके फितरत में है। मुसल्लत की भाई, मुसल्लत आपने वोट दिया, हम आए, हम सिंध के अंदर आज भी आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर के पीपल्स पार्टी को रोका जाए, उसका रास्ते को रोका जाए, जीडी के साथ मिलकर सिंध की हुकूमत बनने नहीं दिया जाए, लेकिन वो नाकाम होंगे, वो कर नहीं पाएंगे, कोशिश करके भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन लोग आपसे बेजार भी हैं, कराची के लोग या सिंध कराची के लोग किससे खुश है? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल को क्यों याद करते हैं? मुस्तफ़ा कमाल ने कौन सी इतनी बड़ी, मुझे एक चीज़ बताएं कि आज जितना काम हुआ है, हमारे पास अपना मेयर नहीं था, हमने सिंध गवर्नमेंट के थ्रू जितने फ्लाईओवर्स है कराची के, जितने अंडरपास है, वो पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप कभी ये कैमरा लेके जाए ना, अभी मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 32 किलोमीटर्स का जो है कयूमाबाद से लेकर गडाब तक ये जो हाईवे बन रहा है, ये सारे काम तो हुए हैं। अब ये कि लोग जो होते हैं ना, वो किसी हाल में खुश नहीं रहते। चलें, 8 फरवरी को इसका इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को आप देखेंगे कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगला वजीर आज़म नवाज शरीफ है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, जनवरी के 15 तारीख के बाद आप देखेंगे कि हवाएं बदल चुकी होंगी। और 8 फरवरी को आप आ रहे हैं इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नबील कबूल साहब, थैंक यू। नबील कबूल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद हवाओं का रुख बदल रहा है। देखते हैं और उबैद से बात भी करेंगे कि इसका क्या मतलब समझे हम। खैर, कराची के इलाके लियारी के अवाम की हुकूमती नुमाइंदों से तवक्कुआत क्या हैं? हमारे मेज़बान उबैदुल्ला सिद्दीकी ने हल्के के अवाम और साबिक MP जमात इस्लामी अब्दुल रशीद से भी गुफ्तगू की है। आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हम लियारी के इलाके में, लियारी जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना गढ़ कहती है, वो लियारी जिसके अवाम हर बार अपने मामलात और मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए अवामी नुमाइंदों की तरफ देखते हैं। लेकिन इस लियारी की अभी आपको सैर भी करवाते हैं और यहाँ के जो नुमाइंदे उनसे भी बात करते हैं। अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी के टिकट पर यहाँ से कामयाब हुए और हल्का था 108 सिंध असम्बली का, अब ये तब्दील हो गया 106 में नई हल्का बंदियों के हिसाब से। अब्दुल रशीद साहब, इस लियारी के बड़े मसाइल हैं और ये लियारी एक ताना है कराची वालों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कि जाओ देखो लियारी, गैंग वॉर यहाँ पर है, सड़कें यहाँ पर नहीं हैं। तो इस लियारी की नुमाइंदगी आप करते रहे हैं, किस हद तक कामयाब हुए अपोजिशन में रह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी की परसेप्शन से मुतालिक ये बात ज़रूर है कि माजी के अंदर ये सारे मामलात रहे, लोगों के लिए ताना होगा, लेकिन लियारी मेरा फ़ख्र है और लियारी के अंदर बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ रहते हैं। ये बात ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी तवील इक़्तिदार में रहने के बावजूद उसने यहाँ की आवाम को कुछ नहीं दिया। सड़कें, पानी, गैस, इन सारी चीज़ों का तो अलग मसला है, उन्होंने तो उनकी आवाज़ के लिए बेहतर नुमाइंदगी भी नहीं दी। ज़रा हम चाहते हैं कि ज़रा वॉक करें, थोड़ा रशीद भाई के साथ गपशप करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ जितने ये दुकानदार हैं यहाँ के मकामी हैं या बाहर से भी आकर लोग बिजनेस करते हैं? अच्छा जी, चलें इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लियारी गई हैं आप? जी लियारी गई। अब्दुल रशीद साहब को जानते हैं? जी जानते हैं। ये बेहतर नुमाइंदे, इन्होंने काम शाम करके दिए हैं आपको? लियारी बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या चाहते हैं, दोबारा कराएं तो क्या करें? आए, अच्छी बात है। करवाना क्या चाहते हैं, मसला क्या है लियारी का? गैस का, सैंडविच का, काफ़ी मसले हैं। सड़कें ही नहीं है, सड़कें भी खराब है सर। और क्या क्या खराब है? कोई पर्ची तो नहीं देके जाता यहाँ पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अमन है? अब कोई डर तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं है। चलें जी, ऑपोजिशन में बैठ के लोगों के मसाइल हल करवाना जी बहुत मुश्किल है। लोगों की जो आप राय है ना, वो ये समझते हैं कि कोई MP हो, उसका काम सड़कें बनाना है, सेवरेज का मसला हल करना है। ये असल में काम है गवर्नमेंट का, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। बजट उनके पास मौजूद होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारा काम नुमाइंदगी करना होता है, ये मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ। स्कीम्स उनके पास हैं, पैसे उनके पास हैं, आप अकेले क्या करेंगे?
देखें, स्कीमें उन्हीं के पास हैं, 40 साल से थी, लेकिन 40 साल से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन MP अगर यहाँ जमात इस्लामी का आया तो उन्होंने उनके हलक से निकाल के लगवाया। चले देख लेते हैं आपने कितना लगवाया। सबसे बड़ा मसला क्या है लियारी का, अब्दुल रशीद साहब को बताएं ताकि अगली बार अगर ये असेंबली में जाएं तो आपकी आवाज़ बने। सर हमारा तो सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई सबसे पहले यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, यही सबसे बड़ा मसला है जो घर की ज़रूरत है। गैस, बिजली, पानी। वैसे पानी का तो खैर एक मसला है, K4 अभी तक पेंडिंग है। क्या आपकी नज़र में स्कीम है कि जिसके ज़रिए लियारी के लोगों को पानी भी मिले, बिजली भी मिले, गैस भी मिले? इस आखिरी सवाल पे हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, इस वक्त लियारी को K3 से नेमतुल्ला खान जब सिटी नाज़िम थे तो 100 MJD में 10 MJD पानी दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़ीर वल्दियात शर्जील मेमन साहब ने उसको इंडस्ट्रियल एरिया को बेच दिया था। मैंने इसको क्लेम किया कि लियारी का पानी चोरी हो रहा है, जो मख्तस पानी है वो भी इसको मैसर नहीं आता। सिंध गवर्नमेंट कहती थी ऐसा नहीं है। फिर मैं वाटर कमीशन में गया, वहाँ वज़ीर बल्दियात को भी तलब किया गया, मैं भी मौजूद था, मैं पटिशनर था, और अमीर मुस्लिम आनी ने एक वाटर कमीशन की कमेटी बनाई जिसमें वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, मैं यहाँ का नुमाइंदा MP की हैसियत से, और MD वाटर बोर्ड, हमें 10 दिन का टाइम दिया गया कि इस मसले का हल निकाला करें। मैं क्लेम करता था कि 48 कनेक्शन लियारी की लाइन में लगा करके बेचा गया है, और सिंध गवर्नमेंट कहती थी ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ तजवीज़ की कि इस लाइन को ओवरग्राउंड कर दें, जो चीज़ों की सामने आ जाएगी वो भाग गए, एक तुर्की चले गए, एक अमेरिका चले गए। फिर मैं गया और फिर उसके बाद मैंने असेंबली में उस पर यानी आप पहरा देते रहेंगे लियारी के मसाइल पे? टेंशन डाली, उसको कैबिनेट में भिजवाया, उसको मंजूर करवाया। और ये बात ठीक है कि इस सियासत के अंदर लोग काम करते वक्त इंतखाब के चांद का इंतज़ार करते हैं। 2022 में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट 2022 में अप्रूव्ड हुआ, 2023 में उसका टेंडर हुआ, 2023 के आज की तारीख तक ये गुलबहार तक आया है, 7.5 किलोमीटर लाइन है। और ये अगर पानी की 18 इंची की लाइन 32 आया में ओवरग्राउंड होने वाला काम मुकम्मल हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का खुश नसीब इलाका होगा कि जिसके अंदर पानी होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि कराची के दीगर इलाकों से लियारी आज भी बेहतर है। यहाँ एक दिन नागे से पानी 1 घंटा मिल जाता है, कराची के दो बेशतर इलाकों में 20-20 दिन तक पानी नहीं आता। लें जी, एक दिन के नागे से यहाँ पर पानी मिल जाता है और कई इलाकों में 20-20 दिन पानी नहीं आता। तो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आना यहाँ कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा मसला है कराची का पानी। और ये है लियारी का हल्का, यहाँ के लोगों के मसाइल और उनके अवामी नुमाइंदे की आवाज़। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने पेशावर में होने वाले धमाके की मजम्मत की है। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी बच्चों को बर वक्त और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की उन्होंने हिदायत भी कर दी है। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ये कहना है कि दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ हैं अमन और खुशहाली को सबोताज ये नहीं कर सकती। वर्सिक रोड पर स्कूल के करीब जो धमाका हुआ था उसकी मजम्मत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं ये अमन की कोशिशों को सबोताश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने भी पेशावर में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुतल्लिका हुकाम को धमाके में ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ करार वाकई सज़ा होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस वाक़े की मजम्मत की है। हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े की तफसीलात जान लेते हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि उनकी हालत अब कैसी है। इमरान बताइएगा, इस वाक़े के बाद जो यकीनन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हो रही हैं उनमें क्या पेशरफ्त हुई है और ज़ख्मी जो लोग हुए हैं उनकी हालत कैसी है? 9:11 पर ये वाक़या हुआ है के ब्लॉक के अंदर ये बम छुपाया गया था। पुलिस के मुताबिक इस बम का वजन तकरीबन 4 किलोग्राम था। इस बम के फटने के नतीजे में इर्द-गिर्द जो इमारतें हैं उनके शीशे टूट गए। ये रोड जो वर्सक रोड है ये इंतहाई मसरूफ रोड है। यहाँ पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी कारवान भी गुजरते हैं, पुलिस की आमदोरफ्त रहती है, VIP भी रहती है। धमाका जिस मुकाम पे हुआ वहाँ पर वो करीब एक साइड पे बैंक था, दूसरी साइड पे स्कूल की इमारत थी।
धमाके के नतीजे में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 बच्चों की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। धमाके के बाद इस एरिया को कार्टन ऑफ कर लिया गया था। वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस के दस्ते मौजूद थे, उन्होंने जैवको से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। इससे कबल भी इस किस्म के वाकयात जिनमें सीमेंट के ब्लॉक के अंदर बमों को नष्ट किया गया था हो चुके हैं, तो मुमकिन तौर पर ये इम्कान जाहिर किया गया है कि गालिबन इसमें भी वही ग्रुप मुलविस है और उसके कई मेंबर गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और मजीद जो अफराद रह चुके हैं उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें की जा रही है। इस वाक़े की हर फोरम पे मजम्मत की गई है और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। लेकिन इस वाक़े की तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मजम्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म ने इसकी मजम्मत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इसमें मुलविस है उसे करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। शुक्रिया इमरान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पे सिख यात्रियों को लूटने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की मुलजिमान गैर मुल्की हसास इदारों के लिए काम करते थे और दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने इंकशाफ किया है कि वो गैर मुल्की रिहायशी हैं जो कि खुफिया गैर मुल्की एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर पाकिस्तान में आए सिख यात्रियों से वारदात करते हैं और फ़रार हो जाते हैं। वारदात के फ़ौरन बाद मुलजिमान गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इत्तला देते हैं ताकि दुनिया में पाकिस्तान की साख मजरूह हो। तो जो गैर मुल्की इसमें मुलविस हैं उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। कुछ दीगर इश्यूज़ पर भी बात होगी लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हम करेंगे। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो नताइज थे उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दायर कर दी है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। चाहे वो सियासी जमातें हों, इलेक्शन कमीशन हो या वफाकी हुकूमत, सभी इस दौड़ में हमें शामिल नज़र आ रही हैं। और कल तक जो फ़ंड्स का मसला था आज वो भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी जमातों के जोड़ तोड़ मुशावरत और तैयारियों के हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ कराची की सियासत की भी हम बात करेंगे। नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद हालात बदलेंगे। क्या हालात बदलेंगे, इस सवाल का भी हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सेहूनी फोर्सेस की जो बमबारी है उसका सिलसिला जारी है। क्या मज़ालिम अब तक ढाए गए हैं सेहूनी फोर्सेस की जानिब से और फ़लस्तीनियों की क्या सूरत हाल है, इस सब पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की बात करते हैं, जिनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और PTI रहनुमा ने पार्टी इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर उन्होंने की। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को 20 दिन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है और PTI ने 2 दिसंबर को अली गौहर खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इस वक्त खतरे में है। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। PTI के पार्टी आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिसमें निगरान चेयरमैन हो। बचाने निकले हैं। आज बल्ला जो है वो खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो खतरे में पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी ये कहती हैं कि PTI एक ऐसी पार्टी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। PTI मुल्क को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती। बानी चेयरमैन PTI की करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। आजकल खेड यही चल रही है सोशल मीडिया के, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं ना इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पार्टी इनकी तितर बितर है, पार्टी के पल्ले कोई नहीं, उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं, तो फिर ये यही इस किस्म की शर्मंगेजियां ही करेंगे ना। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मतन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात कराए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत देने की इस्तदा भी की गई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त का मतन ये बता रहा है। मुबैना गैर शरई निकाह केस में पेशरफ सामने आई है। खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम ने बयान कलमबंद करा दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने बयान दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशा बीबी के घर आते थे, कमरे से बाहर चले जाने का कहा जाता था। इल्ज़ाम लगाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई कमरे में आने पर गालियां देते थे। अदालत ने केस की काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि कराए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब उनके जो बानी रहनुमा हैं उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और आपको लग रहा है? उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि अकबर एस बाबर ने इसको चैलेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो दोबारा कराए जाएं, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि इंतखाबात हो गए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी मुंतखब हो गया है, लेकिन अब ये मसला सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला, उसकी बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल 12 बजे सुनाएगा। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी का जो मसला था वो अब हल हो गया है। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इससे कबल वजारत ख़जाना 10 अरब रुपए जारी कर चुका है। वजारत ख़जाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 27.4 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। आम इंतखाबात के लिए जितनी रकम बजट में मंजूर हुई फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन मदद भी फराहम की जाएगी। तो आम इंतखाबात के लिए जो फंड्स की अदम फराहमी का मसला था अब वो हल हो गया है। इलेक्शन के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, लेकिन हमें माहौल भी दिया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद हो चुका है और इसे बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन को माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है और भरपूर एक ताउन के जज्बे से चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेज़ी आ गई है। उम्मीदवारों के नामों पर ख़त्मी तौर पर अब गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास हुआ। पार्टी कायद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी सदारत की। नवाज शरीफ ने तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और इजलास में मरियम नवाज़ और सूबाई सदर अमीर मकाम समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, इंतखाबात के लिए हतमी नामों पर अब गौर किया जा रहा है और इंटरव्यूज़ भी सिलसिले में हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ये कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। आइंदा 5 साल के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जो मुल्क की मईशत को संभाल सके। 2000 का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम इलेक्शन है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। हमने 2018 में जो तब्दीली देखी या जो तब्दीली लाई गई
उसने पाकिस्तान के पिछले 25 साल के सफ़र पे पानी फेर दिया है। आज हमारे लिए ये बहुत अहम फैसला है कि 2047 में जब पाकिस्तान अपने 100 साल पूरे करेगा तो वो कहाँ खड़ा होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों में तल्खी के वाक़यात का सख्ती से नोटिस लिया है। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से उन्होंने मना कर दिया है। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय किए गए हैं। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में कोई बात नहीं होगी। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों में इंटरव्यू के दौरान बदमज़गी के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद ये हिदायत जारी की गई हैं और नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इख्तलाफात का नोटिस भी ले लिया है। मुस्लिम लीग नून की मुत्तहिदा के बाद JUIFA से सीट एडजस्टमेंट, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जो मुलाकात थी उसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आ गई है। दोनों जमातों ने सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुत्तहिदा से इंतखाबी मुआहदे पर एतमाद में लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक़ राय तय पा गया है। कौमी और सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों को इत्तफाक़ राय से उतारने का फैसला किया गया है और इस मुलाकात में दोनों जमातों का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई। तो जो मुलाकात थी मौलाना और नवाज शरीफ की, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग काफ की बात करते हैं, जिसके रहनुमा चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर शहबाज शरीफ के घर आमद हुई। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में भी मुशावरत की गई है। तो आम इंतखाबात को लेकर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की ऐसे में मुलाकात हुई है। ये तो जनाब मुल्क की सियासी सूरत हाल थी, लेकिन अगर हम मौशी हालात की बात करें तो बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। अक्टूबर के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 3 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफे का इतलाक तमाम सार्फिन पर मासवाए लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर यह होगा। अक्टूबर में रेफरेंस से कम बिजली पैदा की गई है, इसकी वजह ये बताई जा रही है। तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गो के कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, सर्दी का मौसम है, बिजली की इतनी कंजम्पशन नहीं है, लेकिन अब फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, आवाम के लिए एक और परेशानी है, एक तो सर्दी में गैस भी नहीं आ रही, लेकिन बिजली के बारे में कहा जा रहा था कि बिजली की प्राइसेस में इजाफा नहीं होगा, इतनी कंजम्पशन नहीं होती है, लेकिन बिजली की प्राइस में भी इजाफा हो रहा है। आवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ? जो नेपरा ने ये बिजली की कीमत में इजाफा किया है, ये आम जो हमारा यूनिट रेट है उसमें इजाफा नहीं होता, बल्कि इसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। कि जो अक्टूबर के महीने में बिजली बनाई गई थी उसकी रेफरेंस जो वैल्यू थी वो कम उन्हें मौसूल हुई, उन्होंने नेपरा को कम बिल किया और उसके बाद जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई वो उन्होंने एक्स्ट्रा बिलिंग उनको दी थी। 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसमें सिर्फ ये दिसंबर के बिजली के बिलों में ये वसूल किया जाएगा और इसके साथ ये भी है कि ये तकरीबन इजाफा जो है इसमें 3 अरब के करीब जो है वो बकाया जात की मद में जो पैसे हैं वो वसूल किए जाएंगे, क्योंकि 3 रुपये जो है वो इससे जायद फी यूनिट पैसे जो है वो बकाया जात इनके रहते हैं वो लेंगे और बाकी 7 पैसे जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। तो 2 तरह की ये 3 रुपये 40 पैसे मांगा गया था, 3 रुपये 7 पैसे इनको दिया गया है और इसका इतलाक जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही होता है। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है वो 1 महीने के लिए होती है, उसको जो यूनिट रेट है उसमें ऐड अप नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट मंथ जो बिजली के बिल होंगे उसमें ये पैसे शामिल नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी है कि अगर फ्यूल जो है उसकी लागत कम हो जाए नेक्स्ट मंथ तो ये बात का ये भी होता है कि कुछ पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में कम भी कर दिए जाते हैं। नेपरा को बताया जाता है कि हमारी रेफरेंस फ्यूल प्राइस जो है वो कम रही है और आपकी फ्यूल प्राइस वो ज्यादा थी, तो इस वजह से हमें जो है वो दोबारा से ये पैसे वापस हम देंगे। उसका भी फैसला नेपरा करती है और फिर ये कि एडजस्टमेंट उसकी इस तरह से होती है कि बिल जो होते हैं बिजली में उसमें माइनस फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इजाफा हुआ है फी यूनिट इजाफा नहीं हुआ और 1 महीने के बिल में ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अब हम कराची की सियासत का रुख करते हैं। 2024 की जो हल्का बंदियां हैं उनके मुताबिक लियारी की अगर हम बात करें तो लियारी NA 239 कराची साउथ में है और ये सूबाई असम्बली के 2 हलकों PS 106 और 107 में आता है। 2018 में भी लियारी का एक कौमी और 2 सूबाई हलके थे। अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक भी ऐसा ही बताया जा रहा है। तो 2024 की नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये तब्दीली जो है वो आई है। पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। कराची में हमारे को एंकर उबैदुल्ला सिद्दीकी मौजूद हैं। हर रोज़ हम उनसे कराची की सियासत के बारे में बात करते हैं। पहले जब शो हमारा स्टार्ट हुआ था और कराची की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि नबील गबोल साहब के साथ वो मौजूद थे और गुफ्तगू भी कर रहे थे। तो हम अब उनसे कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे, हल्का बंदियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। उबैद, आपको आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप उबैद? जवेरिया, मुझे आवाज़ आ रही है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है उबैद, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, नबील गबोल साहब ने आज जो आपके साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी के बाद उन्हें हालात कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो हवाओं का रुख है जो अभी हमें नवाज शरीफ की जानिब नज़र आ रहा है वो रुख जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वाकई उनकी बात में वज़न है? देखें, वो मजमूई तौर पर जो मुल्की सियासत है उसमें एक उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं क्योंकि वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच येलो लाइट पे स्टैंड बाय हैं उनके बकौल। लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं, वाक़यात हैं या पीपल्स पार्टी जिस तरह के शिकवे कर रही है उससे तो ये लगता है कि वो गेम हार रहे हैं या तकरीबन जो हार है उसे तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद नहीं हुई हैं और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अगर वो समझते हैं कि उनके लिए हवाएं बदल जाएंगी और 15 जनवरी के बाद माहौल मुख्तलिफ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो ये उनके खुशगुमान होने की एक अलामत है, जो कि अच्छी बात है। सियासत में इतना अर्ली ऑन अगर कोई ये समझे कि वो गिव अप कर देगा और इलेक्शन डे पर फिर उसका वोटर कैसे निकलेगा, उसे इतनी ये बीच का जो 2 महीने 10 दिन का पीरियड है इसमें वो कायल कैसे करेगा, तो ये अच्छा नहीं होता। तो मेमन जो नबील गबोल साहब हैं वो ठीक बात कर रहे हैं कि हवाएं बदल सकती हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, अचानक हवाएं बदल जाती हैं। और उबैद, कराची की अगर हम ओवरऑल सियासत की बात करें तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम हल्का बंदियों की बात करें, अब नई हल्का बंदियों के बाद एक ये भी सवाल आ गया है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां पे 2018 वाली ही सूरत हाल है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। क्या इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे सियासी जमातों को और ख़ासतौर पर अगर हम MQM की बात करें? देखें, MQM ने अपनी जो शिकायत थी वो दर्ज करवाई थी। कल भी आपने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे मुलाकात के लिए गए थे। आज मैं शाही सैयद साहब के पास भी मौजूद था, वो इंटरव्यू आप लोग इंशाल्लाह कल एयर करेंगे। उनका भी यही मसला था। वो कह रहे हैं कि हमारे जो इख्तलाफात थे या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात थे उसे जो इलेक्शन कमीशन है उसने एड्रेस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात को तस्लीम किया गया। तो यहाँ पर वो पीपल्स पार्टी जो नेशनल लेवल पे ये कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो सिंध के लेवल पर अपने मुखालिफों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से भी इस वक्त कासिर है। और यहाँ ये हवा बनी हुई, यानी अगर मैं इंतहाई लोकल पॉलिटिक्स की बात करूँ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, ANP हो गई, इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान हो गई, सबका कंसर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसकी बुनियादी वजह 15 साल से सूबाई हुकूमत, 15 साल से ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड, जो सिंध पुलिस है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड। तो इसको लेकर कंसर्न्स हैं और इसको देखते हुए सब लोग ये कह रहे हैं। मेरी जब अनीस कायम खानी साहब से बात हुई थी तो अनीस कायम खानी साहब ने कहा कि भाई हमारा सिर्फ एक कंसर्न है कि इलेक्शन डे पर जो पीपल्स पार्टी पुलिस है, वो सिंध पुलिस भी नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा जो पीपल्स पार्टी पुलिस है वो हमारे काम में रुकावट न डाले तो हम अपने वोटर के जरिए सीट्स निकाल कर दे सकते हैं। तो सबका कंसर्न है पीपल्स पार्टी को लेकर और ये जेन्युइन भी है, क्योंकि 15 साल से एक सियासी जमात अगर हुकूमत में है तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीप डाउन उनके रूट्स होंगे और किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे होंगे, भले वो हुकूमत में ना भी हों। अच्छा उबैद, हम अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो हमने देखा है कि MQM के बाद अब मौलाना साहब के साथ भी JIFA के साथ भी उनका अलायंस हो गया और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हो रही थी। पीपल्स पार्टी को बड़े कंसर्न्स थे MQM के हवाले से और पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इस्तेमाल हो रही है MQM, तो अब एक और अलायंस बन गया है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन फिर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। देखें, इसमें एक चीज़ है जो पीपल्स पार्टी नहीं कर रही और मुस्लिम लीग नून कर रही है। इतना जल्दी जो इंतखाबी इत्तेहाद है जिसकी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने नफ़ी की, उन्होंने कहा कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है, सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें हो रही हैं। यही कोशिश JUI के साथ भी हो रही है, यही कोशिश इंटीरियर में JDA के साथ भी हो रही है और बाकी लोगों के साथ भी हो रही है।
इतना जल्दी जब आप साथ बैठते हैं और चीज़ों को पकाना शुरू करते हैं तो इसमें एक आप कह लीजिए मार्जिन ऑफ एरर मौजूद होता है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ आएगा और फिर अचानक से जब वो बबल बर्स्ट होगा, जब वो गुब्बारे में से हवा निकलेगी, तो फिर ये लोग आउट इन दी ओपन मौजूद होंगे। यानी अगर जमीयत के साथ, JUI के साथ मामला सेटल नहीं होते और JUI वाले अचानक इस इत्तेहाद से या सीट एडजस्टमेंट से बाहर होते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। इसी तरह MKM वालों के साथ MKM वाले कंसर्न हैं कि कराची के हल्कों को लेकर कोई बात नहीं होगी, इंटीरियर में जो हमारा पॉकेट्स में वोट है वो हम दे देंगे। अगर MKM के साथ बातचीत नहीं होती तो फिर MKM का जो पॉकेट का वोट है ये नून लीग के तो किसी फायदे का नहीं रहा। MKM के उम्मीदवार के हिस्से में जाएगा, MKM का उम्मीदवार जीतेगा भी नहीं, तो वहाँ फिर पीपल्स पार्टी का फायदा होगा। तो ये जो एडवांसमेंट है मुस्लिम लीग नून की, ये दो तरह से है। इसमें एक तो फायदा भी हो सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे बंद बांधा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के आगे बंद बांधा जाए, उसके लिए कोशिशें हैं। लेकिन ये जो पीरियड है 2 महीने का, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। शायद यही वजह है कि गबोल साहब भी कहते हैं कि हवाएं बदल सकती हैं। और दूसरा ये भी कि बिलावल भी अपनी जब गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहे हैं आजकल, तो वो ये कह रहे हैं कि एक सरप्राइज़ है जो कि हम देंगे। अच्छा उबैद, आप लियारी में भी मौजूद थे, लियारी के अवाम से आपने गुफ्तगू की, वहाँ उनके मसाइल आपने बताए और लोग बता रहे थे। एक बड़ी हैरत अंगेज़ जो बात बताई गई, लोग ये कह रहे हैं एरियाज़ के हवाले से बात करते हुए कि हमारे एरिया में तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ जाता है, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी नहीं आता। यानी बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी उनके हुकूक हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल रहे। क्या उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं? क्या वाकई किसी एक सियासी जमात कोई है कराची में जिससे उनकी कुछ उम्मीदें हैं और इंतखाबात में वो उन्हीं को वोट देंगे? देखें, ये जो पानी का मसला है ना, इस बुनियादी नब्ज़ को पकड़ा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम में जो मजीद तरामीम की बात करें, क्योंकि जब तक बल्दियात का सेटअप नहीं होगा और वो NFC से पैसा सूबे में पार्क होने के बाद PFC के जरिए नीचे नहीं आएगा तो ये काम नहीं हो सकता। आप जब लोगों से मिले, आज मैं डिप्टी मेयर के साथ भी था, वो भी आप इंशाल्लाह कल इंटरव्यू चलाएंगे। डिप्टी मेयर साहब से मैंने पूछा भाई कराची के पानी का मसला क्या है, तो वो K3, K4 विफाक और सूबे में आपको उलझा देते हैं। मैं आपको उन इलाकों की भी सैर करवाऊंगा, चलें, अब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया, उन इलाकों में भी लेके जाऊंगा जहाँ पानी का मसला है और लोगों को 10-10 दिन तक पानी नहीं मिलता। दूसरा, सोने पे सुहागा सुनिए, आजकल एक ऑपरेशन हो रहा है हाइड्रेंट्स के खिलाफ, जिसमें जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको गिराया जा रहा है। उन हाइड्रेंट्स से टैंकर्स भरे जाते थे, वो टैंकर 2-2.5 हज़ार में लोगों को मैसर होता था, लेकिन अब वही टैंकर हाइड्रेंट्स गिर गए हैं, डिमांड एंड सप्लाई का वही एक गैप मौजूद है, तो वो 4-4.5 हज़ार में लोगों को मिल रहा है। ये एक बुनियादी तौर पर यहाँ मसला है पानी का। K3 के बाद K4 जो एक इंतहाई पेंडिंग में है मामला, उसको लेकर लोग इंतजार में हैं कि कराची के पानी का मसला हल हो। फिर पानी के मसले के साथ आप आ जाएं कराची के सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उधर एक मसला है। फिर आप यहाँ सड़कों पे अगर घूमे, जो बड़ी शाहराएं हैं, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं मिलते, ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर मैनुअली जो है वो चीज़ों को लेकर चले होते हैं। सारी चीज़ें हमने सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी डिस्कस की हैं और वो ये कहते हैं, यानी एक मुख्तसर सा जवाब है और हैरान कुन और परेशान कुन है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा शहर है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। फिर फितरी तौर पर सवाल ये बनता है कि 15 साल से आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उस सब के बावजूद आप ये सारी बेसिक चीज़ें लोगों को नहीं दे सके। यानी मैं लियारी गया, लियारी में जो सड़क थी जिसमें मैं लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ थे, उस सड़क पे सड़क नहीं थी। अच्छा, यानी वो सड़क नहीं थी, वो जो गली थी वो टूट फूट का शिकार थी। वहाँ पर गटर का पानी मौजूद था। वहाँ पर जैसे ही हमने कैमरा बंद किया तो लोगों ने जो है वो बातचीत शुरू कर दी, कहने लगे जी गैस ही नहीं आती, बिजली ही नहीं आती। तो ये हर दूसरे घर का मसला है कराची में, और इस मसले के हल के वादे पर लोग जीतते तो जरूर है, लेकिन इस मसले का जो हल है वो विफाक और सिंध के मामलात में कहीं उलझ कर रह जाता है और फिर इसी दौरान 5 साल आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि काश पीपल्स पार्टी ये कह सकती कि जो हमने कराची में किया है वो हम पूरे मुल्क में कर पाएंगे। यानी परफॉर्मेंस तो सिफर है, वादे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड पे जो काम है वो तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ये वो बेसिक काम है जो कि होना चाहिए, ये तो राइट्स हैं लोगों के, बेसिक राइट्स। यकीनी तौर पर बुनियादी तौर पर लोगों के राइट्स हैं। पीपल्स पार्टी वालों के साथ आप बैठे ना, तो पीपल्स पार्टी वाले आपको बताते हैं कि हमने NICVD बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने एक अस्पताल बनाया, दूसरा अस्पताल बनाया, लेकिन देखें बुनियादी तौर पर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, आप उस तरफ भी आ जाएं। लोगों के हाइजीन के मसाइल हैं, यानी लोगों को 10-10 दिन में अगर सिर्फ बुनियादी तौर पर मुंह धोने का पानी मिल रहा है, यानी लोग शावर नहीं ले पा रहे, उनके घरों में बच्चे हैं, उनकी सफाई सुथराई नहीं हो सकती, लोग गुस्ल नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, तो लोग बीमार किस तरह से पड़ रहे हैं। नबील गबोल साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लोगों के इतने मसले नहीं हैं, लोग ना शुक्र हैं। जो क्रक्स उनकी बातों का था, वो कह रहे थे कि लोग यहाँ पे लाइक
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है ना, अगर वो ये बोलेंगे हाँ। कि लोगों के मसले हैं, हाँ। अगर वो ये मान ले लोगों के मसले हैं, तो फिर उनसे पूछा जाएगा भाई आपने मसलों को हल क्यों नहीं किया। तो इसलिए वो कहते हैं हाँ। कि लोग नाशुक्र हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि इस शहर में मुझे तकरीबन हफ्ता हो गया ट्रैवल करते हुए, ये बुनियादी मसला है यहाँ का। यहाँ आप किसी भी नौजवान से पूछ लें भाई कैसी सेहत है, उसके घुटनों में भी प्रॉब्लम है, उसकी कमर का भी मसला मुसलसल है, क्योंकि सड़कें ही नहीं है। गड्ढों में तो हम गाड़ियां चला रहे हैं, गड्ढों में तो हम सफर कर रहे हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा आप यहाँ के लोगों के चेहरे देखें तो स्ट्रेस्ड हैं, यानी कोई भी आपको सीधे सपाट चेहरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ नहीं मिलेगा। हर कोई जो है वो आपको यूं देख रहा है और एक अजीब उलझन का शिकार है। तो लोग बीमार होते हैं, फिर अस्पतालों को, अब अस्पताल बना दिए तो भाई जो जड़ है उसकी, जो सड़कें हैं, जो सीवरेज का मामला है, जो पानी का मामला है, उनको हल करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला यह है कि हम इस लेवल पे चीजों को देखते भी नहीं है। इसमें एक बड़ा बुनियादी मसला आबादी का भी है। आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके ऊपर किसी सियासी जमात के मंशूर में आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वसाइल घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। तो आप ये कह लीजिए कि सब्सटेंस से आरी जो एक हमारा मंशूर होता है सियासी जमातों का, वो भी एक बुनियादी वजह। दूसरी तरफ जो हमारा शऊर है मिन हैसुल कौम, यानी जिसमें हम जिस बुनियाद पर हम वोट दे रहे होते हैं, वो जब नहीं होता, हम लोगों का मंशूर नहीं सुनते, उनका एजेंडा नहीं देखते, समझते नहीं है, और हम सिर्फ शख्सी बुनियादों पर लोगों को वोट देते हैं, तो फिर हम अगले 5 साल बाद जाके उनसे पूछते हैं भाई हमारा क्या किया। इस 5 साल के बीच में दुनिया कहाँ पहुंच जाती है और हम वहीं कहीं रहते हैं। सोच के नहीं बनाया जाता, और अगर बनाया भी जाता है तो फिर सिर्फ कागजों की हद तक रहता है या फिर हमारी तकरीरों की हद तक रहता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है। थैंक यू सो मच उबैद, आप हमें कराची में ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके हवाले से बता रहे थे। लोगों के मसाइल भी हमने जाने, लियारी के लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, और ओवरऑल जो कराची की सियासत है उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। कुछ दीगर इश्यूज पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीम शान प्रोजेक्ट, जदीद मुनफरिद मुस्तहकम जिंदगी का आगाज। हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111768 सोल सिटी। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और अपने आमाल बातिल ना करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला حي على الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जिसने इशा की नमाज बाद जमात अदा की उसे आधी रात तक नवाफिल पढ़ने के बराबर अजर मिलता है, और जिसने इशा के साथ साथ फजर की नमाज भी बाद जमात अदा कर ली वो इतना सवाब पाता है कि जैसे वो सारी रात ही नमाज पढ़ता रहा हो। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी शामिल करते हैं दिन भर की अहम खबरें सुपर 20 में। स्मॉग से बागों के शहर की रौनकें मान पड़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। FIA मुल्तान की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम पर शहरियों से लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम। रजाकारों का आलमी दिन, सादिकाबाद में रेस्क्यू 1112 की जानिब से वॉक का एहतमाम, शुरका ने रजाकारों की खिदमात को सराहा। कसूर में आलमी यौम रजा के मौके पे आगाही वॉक, रेस्क्यू 1112 की जानिब से रैली निकाली गई। वॉक में सिविल सोसाइटी के अरकान की भी शिरकत। गुजरावाला में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, मजीद 23 बिजली चोर पकड़े गए, कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। टोबा टेक सिंह तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक, पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। उकाड़ा में गैस ट्रॉलर और मस्ता वैन में तसादुम, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी, पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को कब्जे में ले लिया। सांगला हिल में तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज, 3 माह से तनख्वाहें न मिली, म्यूनिसिपल कमेटी में काम ठप होकर रह गया। लेन देन का तनाजा या दिलीना दुश्मनी, सरगोदा में नामालूम अफराद की फायरिंग, गोलियां लगने से दुकानदार कत्ल, मुल्जिमान फरार। सरगोदा में असलहे से भरी हाईएस्ट वैन पकड़ी गई, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्तान में हाड़ी चौक के करीब घर में आते ज़िदगी, घर में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। दादू में पुलिस की कार्रवाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौती करने वाले मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिन्योट में थाना भवाना पुलिस की कार्रवाई, 2 साल से मफरूर इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम ने एक शख्स को कत्ल किया था। तजावल में स्कूल के तालिब इल्म पर टीचर का मुबैना तशद्दुद, तालिब इल्म की हालत गैर हो गई, तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी में जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ एक्शन, 600 से जायद खाद की बोरियां बरामद कर ली गई, गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करोड़ लालेसन में किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर, गंदम की काश्त में शदीद मुश्किलात, गंदम की पैदावार में कमी का खदशा। शाही में नामालूम अफराद की फायरिंग, कबायली रहनुमा हाजी सैफुल्लाह हुसैनी कत्ल, मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम, बूरेवाला में मुफ्त हेलमेट तकसीम, DPO वेहाड़ी और DSP बूरेवाला की शिरकत, हादसा से बचाव की आगाही भी दी गई। करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ, मुल्तान में महकमा नैब की जानिब से आगाही मुहिम, तलबा ने वॉल पेंटिंग के जरिए करप्शन से आगाही दी।
रुझान में सजी सालाना साइंस नुमाइश, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपने फन के जौहर दिखाए। इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम समेत दीगर मॉडल्स पेश किए गए। दिन भर क्या हम 20 खबरें आपने जानी। पेशावर का रुख करते हैं, जहां पे वर्सिक रोड पर स्कूल और बैंक के करीब धमाका हुआ। 7 अफराद इसमें जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक 4 जख्मियों को LRH मुंतकिल किया गया है। जख्मियों की उम्रें 7 से 10 के दरमियान बताई जा रही हैं। एहसानुल्लाह, अहमद, ज़िया, जावेद, नेमत, शुक्र अल्लाह, यूसुफ और साद अहमद इन जख्मियों में शामिल हैं। 2 की हालत इन जख्मियों में से तशवीशनाक बताई जा रही है। पेशावर धमाके को पुलिस ने ID ब्लास्ट करार दे दिया है और वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जबकि पुलिस ये बता रही है कि धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में कौन टारगेट था, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। थाना मछली गेट की हुदूद में बाहू घड़ी चौक के करीब मेन रोड पर यह धमाका हुआ है। हमारी कोशिश यही है, भरपूर कोशिश यही है, किसी न किसी तरीके से इस इवेंट को जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक बखैर वाफियत पहुंचा सकें। अगर कानून में कोई रिलीफ की गुंजाइश है तो फिर यकीनन मिलेगी, लेकिन अगर कानून में कोई रिलीफ की गुंजाइश नहीं है तो तमाम अजला की पुलिस जिनको इस बारे में पता लगा है वो अपने अपने मुकामात के ऊपर मौजूद हैं और नेचुरली जो उनके अगर मुल्ज़िमान हैं, चाहे वो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हों या मफरूर मुल्ज़िमान हों, उनके लिए टीम्स मौजूद हैं और किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अगर कानून में अदालत के ज़रिए उनको कोई रिलीफ मिल जाए जो कि कानूनी तरीक़ाकार है तो वो दीगर बात है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई 24 आवर्स की या कोई चंद घंटों की जो है उनको कोई विंडो दे दे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाकी पेशावर में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी बच्चों को बरवक्त और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत उन्होंने कर दी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का यह कहना है कि दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन और खुशहाली को सबोदाश नहीं कर सकती, उनकी जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है और उन्होंने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के ख़ात्मे तक जंग जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेशावर में धमाके की मजम्मत की है। मुतल्लिका हुकाम को धमाके में ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की उनकी जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी, उनकी जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में सिख यात्रियों को लूटने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 गैर मुल्की भी शामिल हैं, जबकि पुलिस ये बता रही है कि गैर मुल्की मुलजिमान गैर मुल्की हसास इदारों के लिए काम करते थे और दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने ये इंकशाफ किया है कि वो गैर मुल्की रिहायशी हैं जो कि खुफिया गैर मुल्की एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज़ के कहने पर पाकिस्तान में ये आए हैं और सिख यात्रियों से इन्होंने वारदात की है और पहले भी करते रहे हैं और फ़रार हो जाते थे। वारदात के फ़ौरन बाद मुलजिमान गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इत्तला देते ताकि दुनिया में पाकिस्तान की साख को मजरू किया जा सके। इस पर बात करने के लिए शहराज निसार ने हमें ज्वाइन किया है। शहराज, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक ये लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो पाकिस्तान की साख को मुतासर करना चाहते हैं, क्या इंकशाफात किए हैं इन्होंने? बिल्कुल, जो इसमें 2 पहलू हैं जो बहुत ही अहम है। एक तो जो सरदार हैं जो इंडिया से आए हैं, उनका जन्मदिन था और बहुत अच्छा हुआ कि तीनों डाकू जो है वो पकड़े गए और उनकी बरामदगी दे दी गई। लेकिन अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक पहलू इसमें ये है कि जिस तरह सीरी ऑर्गेनाइज क्राइम ने खुद आज सबके सामने इस बात का इकरार किया कि 2 महीने से ये गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और लाहौर से कराची 3 बार जाते रहे और तीनों के पास असला था जो पुलिस ने बरामद भी कर लिया। और लाहौर जैसे हिसास इलाके गुलबर्ग में जहाँ पर 24 घंटे VIP ड्यूटी होती है, वहां पर उन्होंने वारदात की और उसके बाद कराची पहुंच गई और कराची से पुलिस टीम उनको लेके आई है। 3 बार जो गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं गैर मुल्की डाकू, वो लाहौर से कराची और कराची से लाहौर असला लेकर आते जाते रहे हैं, लेकिन 2 महीनों में किसी को पता ही नहीं चला।
तो ये लाहौर पुलिस की जहां डाकू फोरी पकड़े गए हैं वो बहुत अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन एक सवालिया निशान भी है पूरे पंजाब पुलिस भी, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की पुलिस का कहा जाए। अच्छा चिराज, ये भी बताया गया है कि इनका ताल्लुक गैर मुल्की है, ये किसी और मुल्क से ताल्लुक है इनका? जी बिल्कुल, ये तीनों डाकू जो हैं वो गैर मुल्की है और इनके बाकी भी गैंग में शामिल है कुछ लोग, और जो 2 टीमें बनाई गई हैं जो सीआईए ने ऑन किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अब 5 गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम करने वाले 2 महीने असला लेकर लाहौर रेलवे स्टेशन से कराची जाते हैं, ना उनको लाहौर रेलवे स्टेशन से कोई पूछता है ना कराची में पूछता है। यकीनन ये बड़ी गफलत है, यकीनन ये एक बड़ी गफलत है। लेकिन शिराज, एक सवाल ये भी तो है ना कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये गिरफ्तार हो गए हैं, यकीनन ये एक बाकायदा और मुनज़्ज़म गिरोह होगा और उन बाकी साथी जो हैं उनकी गिरफ्तारी भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो इनका सरगना है उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। तो दौरान तफ्तीश कोई इंकशाफात इस हवाले से हुए हों? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की आपने कि जिस तरह ये बताया गया कि ये सिर्फ गैर मुल्कियों को ही लूटते थे, तो इससे ये साबित हो गया कि ये वाकई गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान की सालमियत को दाव पर लगाने के लिए। जिस तरह एक वारदात गुलबर्ग में हुई, दूसरी एक सिख यात्री कोई मस्जिद के इलाके में लूट लिया जाता है, इसी तरह 3 वारदातें कराची में होती हैं। तो इनके रिकॉर्ड भी निकल आए हैं। बच्चों का जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं उनका तो सीआरओ बन जाता है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जो गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, गैर मुल्की डाकू, वो वारदातें करते जा रहे हैं और जब तक वो खुद पकड़े नहीं जाते किसी को पता ही नहीं चला। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। यकीनन बहुत से सवाल जो हैं वो जन्म ले चुके हैं और यकीनन जब तफ्तीश होगी तो इनके जवाब भी तलाश किए जाएंगे। शुक्रिया शराज, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं जंग बंदी के बाद इसराइली बर्बरियत एक बार फिर से शुरू हो गई और अब जो प्यूटन ने एटमी बम का दौरा किया है हॉल का और बटन का भी मुआयना किया है, क्या मकासद हैं इनके, क्या मजीद मकासद ये हासिल करना चाहते हैं और कितनी बर्बरियत इनकी जानिब से की जाएगी? इजराइल की जो पॉलिसी है फलस्तीन के बारे में आज की नहीं है, 1948 से इसको दाइवा पॉलिसी बोलते हैं और ये बेन-गुरियन के टाइम से चल रही है। इसमें यही है कि फलस्तीन की जो भी नस्ल जवान है उसको मिलियामेट कर दिया जाए और ये दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 48 ईयर्स। और शुरू में इसमें अरब कंट्रीज ने इनके साथ जंगें भी की, लेकिन 73 के बाद फिर इनके साथ ट्रूस हो गया, फलस्तीनी अपने ओन पे रह गए। अभी जो आई थिंक लड़ाई है इसमें इजराइल की बर्बरियत तो जेनोसाइड तो अपनी जगह, लेकिन इसमें जिस तरीके से हमास इनके साथ लड़ा है शायद फ्रस्ट्रेशन में भी था कि 48 साल हो गए, शायद 50 साल, और इसका कोई हल नहीं है। ओस्लो अकॉर्ड में भी इनको प्रॉमिस किया गया था एक सेपरेट स्टेट दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। पूरा वेस्ट जो है वो बैकअप कर रहा है। अभी 2 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन होके गए जब क्रूज खत्म हुआ और शायद उन्होंने भी इशारा कर दिया कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करें। जितनी भी इनकी लीडरशिप अगले इलेक्शन में खड़ी हो रही है, लाइक निकी हेली है जो बेसिकली भाती में याद है और अभी इलेक्शन में खड़ी हो रही है फॉर प्रेसिडेंट, वो बढ़ चढ़ के ज़ायनिस्ट की सपोर्ट करें। तो आई थिंक ये तो एक साइड है। बाकी इस लड़ाई के अभी एक्सपैंड होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, जंग के एक्सपैंड होने के बहुत से चांसेस हैं और फ़लस्तीनी जो हैं वो मासूम बच्चे, ख़वातीन, मर्द, वो जिस बर्बरियत का शिकार नज़र आ रहे हैं, अब कोई मौज़ा ही है कि उनकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और गज़ा की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। द न्यूज़ रूम से आज तक के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।